ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 34 है। हमने कल तक दूसरे अध्याय का प्रथम आहनिक कर लिया था पूरा। आज दूसरे अध्याय का दूसरा आहनिक, द्वितीय आहनिक प्रारंभ हो रहा है। पृष्ठ संख्या है 74। भूमिका के रूप में बताया जा रहा है। प्रथम आहनिके पृथिव्यादीनां सामान्येन लक्षणानि उक्तानि। दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक में प्रथमाहनिके माइक बंद करके रखिए। पृथिव्यादीनां, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब के सामान्येन लक्षणानि उक्तानि, सामान्य लक्षण बताए गए। पृथ्वी आदि जो द्रव्य हैं उनके सामान्य लक्षण प्रथम आहनिक में कहे हैं। तत्र कानि स्वाभाविकानि कानि च औपाधिकानि। और वो जो सामान्य लक्षण जो बताए हैं उन सामान्य लक्षणों में कानि स्वाभाविकानि, कितने ऐसे गुण हैं जो उसके स्वाभाविक गुण हैं। कानि च औपाधिकानि, और कितने लक्षण हैं जो उपाधि से प्राप्त होते हैं। औपाधिक का मतलब है उपाधि से प्राप्त होते हैं। उपाधि का मतलब है संयोग से, जिसको आप नैमित्तिक कह सकते हैं। स्वाभाविक गुण, नैमित्तिक गुण। तो औपाधिक का अर्थ होता है नैमित्तिक गुण, यानी किसी निमित्त से प्राप्त होने वाले गुण, उनको औपाधिक गुण कहते हैं। और वो जो औपाधिक गुण हैं, औपाधिक जो लक्षण हैं, वो कैसे प्राप्त होते हैं? तो कहा भिन्न द्रव्य संसर्गजानि उच्यते। दूसरे द्रव्यों के संपर्क से, संसर्ग का मतलब है संपर्क, संयोग। तो दूसरे द्रव्यों के संयोग से उसके अंदर आते हैं, उसको औपाधिक गुण कहते हैं। तो कौन से स्वाभाविक है, कौन से औपाधिक है, दूसरे द्रव्यों के संयोग से आते हैं, इस बात को समझने के लिए तत्र प्रथमं दृष्टांतम उपस्थापयति आचार्य। तो इस बात को समझने के लिए स्वाभाविक कौन है और निमित्त से, उपाधि से आने वाले गुण कौन से होते हैं, इस बात को सबसे पहले तत्र प्रथमम, सबसे पहले दृष्टांतम उपस्थापयति, उदाहरण पहले सामने रखते हैं ताकि उस उदाहरण के अनुसार आप आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं आचार्य कणाद। सूत्र है पुष्पवस्त्रयोः सति सन्निकर्षे गुणांतर अप्रादुर्भावे वस्त्रे गंध अभाव लिंगम। पुष्पवस्त्रयोः सति सन्निकर्षे गुणांतर अप्रादुर्भावे, नहीं, गुणांतर अप्रादुर्भावो वस्त्रे गंध अभाव लिंगम। पुष्प और वस्त्र, पुष्प और वस्त्र अर्थात वस्त्र के साथ पुष्प का, फूल का
सति सन्निकर्षे, उनका संयोग हो जाए, यानी वस्त्र के साथ किसी फूल का संपर्क हो जाने पर। गुणांतर अप्रादुर्भाव, दूसरे पदार्थ का गुण उसके अंदर प्रकट ना होना। वस्त्रे गंध अभाव लिंगम, वस्त्र में गंध का अभाव है ऐसा ये लिंग, ये चिन्ह प्रस्तुत होता है। आप मेरी ओर देखिएगा, आजकल तो सिस्टम बदल गया है जी, आजकल तो बहुत एडवांस्ड हो गया है। पहले से आज भी होता है, लेकिन आजकल बहुत तंत्र बढ़ गया है। ढाक के जो पुल होते हैं ना, ढाक के पुल, ढाक समझते होंगे आप लोग, जो यज्ञ के लिए संविधाएं जो ग्रहण करते हैं, पलाश के होते हैं, ऐसे ढाक के भी होते हैं। तो ढाक वृक्ष के जो ढाक जो वृक्ष है, उसकी जो संविधा है बहुत अच्छी मानी जाती है। जो आप लोग बोला करते हैं ना, ढाक के 3 पात, यानी उसके जो पत्र है वो 3 होते हैं। और जब उसमें फूल आते हैं ना, और उन फूलों को हम लोग होली से पहले एकत्रित करके उन फूलों को कूट करके उसका रंग बनाते थे। आज भी बनाते हैं लोग। तो जैसे ढाक के फूलों का रंग वस्त्र में बहुत अच्छा चढ़ता है, एकदम लाल रंग, गेरू रंग आता है उसके अंदर। तो जैसे वृक्ष का फूल यदि आप वस्त्र के साथ जोड़ दो तो उसका रंग वस्त्र में आ जाता है। लेकिन केवल फूल और वस्त्र के पास पास में रखो तो रंग नहीं चढ़ेगा। यदि वस्त्र में गंध नहीं आ रही है, किसी पुष्प का गंध नहीं आ रही है, तो समझ लेना कि वहाँ पर उस वस्त्र में गंध का अभाव है। वहाँ गंध नहीं है, वस्त्र में गंध नहीं है, ये अभाव ही एक लिंग बन रहा है, चिन्ह बन रहा है। गंध, मान लीजिएगा आपको बता दिए बहुत अच्छी खीर बनी है, आप खाइए। तो खीर खाया तो उसको ये प्रतीति हो रही है कि इसमें मीठा तो डाला ही नहीं है, तीखा है। तो खीर में रस का अभाव है, मधुर रस का अभाव है, ये लिंग है। तो अभाव भी एक लिंग बनता है। मान लीजिए हमारे सामने 2 लोग बैठे हों, एक डायबिटिक हो और एक नॉर्मल व्यक्ति हो, तो हम खीर, हरियाणा पंजाब में पहले क्या करते थे, मीठा नहीं डालते थे खीर बनाने के बाद में। अब तो बदल गया सारा सिस्टम। हम जब नए नए ब्रह्मचारी के रूप में थे, गए हम लोग अन्न संग्रह के लिए जाते थे, तो बिठा दिया हरियाणा में, थाली, बड़ी थाली रख दिया, उसमें खीर डाल दिया थाली में, और फिर वो तसला ले आए, तसला लोहे का तसला होता था, उसमें बूरा, और दोनों हाथ, बड़े बड़े हाथ, वैसे हरियाणा के बड़े बड़े हाथ, ऐसे दोनों हाथों से बूरा ऐसे निकाल के डालने लगे मेरी थाली में। ओ रुको रुको, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, बूरा डाल रहे हैं आप? वो हरियाणा में बोल रहे थे बुरा है ये तो खाने के लिए ना, ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं खाते हैं, चम्मच से 2-3 चम्मच डाल दो। तो मान लीजिए आपको कटोरा, आज का ज़माना बता रहा हूँ, आपको कटोरी में, छोटी सी कटोरी में आपको खीर दे दिया, एक को दे दिया खीर, दूसरे को भी दे दिया, एक तो खाता जा रहा है और दूसरा इसमें तो मीठा ही नहीं है, तो रस का अभाव है खीर में। तो अभाव लिंग बन रहा है, इसमें रस नहीं है। तो ऐसे ही वस्त्र में गंध का अभाव लिंग बन रहा है कि वस्त्र में गंध नहीं है। तो किसी के होने पर भाव, किसी के ना होने पर अभाव। तो
आइए अब इसको पढ़ते हैं हम लोग। पुष्प वस्त्रयो सन्निकर्ष्य सति केतकी पुष्पस्य वस्त्रस्य च संसर्गे सति। अलग अलग फूल होते हैं जी। चंपा का फूल होता है, केतकी का फूल होता है, ऐसे अलग अलग फूल होते हैं। तो केतकी एक फूल है। केतकी फूल का वस्त्रस्य च और वस्त्र का दोनों का संसर्गे सति, दोनों का संयोग हो जाने पर, वस्त्रे केतकी पुष्प गंधादि गंधाद इतर गंधस्य चंपा गंधस्य अभाव, चंपा गंधस्य अप्रादुर्भाव। तो वस्त्र में केतकी पुष्प गंधात, अब केतकी पुष्प को वस्त्र के साथ आप जोड़ा तो केतकी फूल का ही गंध आएगी उसमें। चंपा गंध से अप्रादुर्भाव, चंपा फूल का जो गंध है वो तो नहीं आएगी उसमें। हाँ जी मुनि अक्षिता जी, माइक बंद करके रखिएगा ना। तो जिस फूल को जिस वस्त्र के साथ आप संपर्क कर रहे हो, संयोग कर रहे हो, उसी फूल का जो भी गंध है वही तो गंध आएगी, दूसरे फूल की गंध नहीं आएगी उसमें। तो वही बात कह रहे हैं, केतकी पुष्प गंधात इतर गंधस्य, केतकी पुष्प की जो गंध है उस गंध से भिन्न गंध किसका? चंपा गंधस्य, चंपा फूल का जो गंध है उस गंध का अप्रादुर्भाव, उसमें उस गंध का अभाव रहेगा। अतच यह एषः केतकी गंधो गुणांतरम वस्त्रात्। इससे क्या पता लग रहा है? अथ यह एषा केतकी गंधा, ये केतकी फूल की जो गंध है, वस्त्रात् भिन्नस्य, वस्त्र से अलग, केतकी पुष्पस्य गुणांतरम, केतकी फूल का वो गुण है, इसलिए वो भिन्न चीज का गुण है। सच तत्संसर्गात, और वो जो गंध है उस वस्त्र के संयोग से पूर्वम, पहले, वस्त्रे तस्य अप्रादुर्भाव, उस गंध का जब तक संपर्क नहीं हुआ है उससे पहले तो वस्त्र में उस गंध का अभाव रहेगा। आज क्या हो रहा है आप में से? कभी कोई माइक खोल के बैठते हैं, कभी कोई खोल करके बैठते हैं। व्यवधान उत्पन्न करिएगा नहीं। और आप अपनी दृष्टि को थोड़ा सा व्यापक बनाइएगा। आप बीच बीच में अपने माइक को भी देख लिया करें। वो चिन्ह आता है माइक बंद का, उसमें एक कट दिखा हुआ आता है, माइक बंद है। जो माइक का जो चिन्ह है आपके उसमें दिखाई देता है कि आपका माइक बंद है, ऐसा एक क्रॉस आ जाता है उसके ऊपर। जब वो क्रॉस नहीं होता है तो आपका समझ लेना आपका माइक ऑन है। कभी कभी गलती से आप लोग हो सकता है माइक को ओपन करते हैं। जब आप सुन रहे तो सुन रहे हो ना, आप अपने हाथ को फ़ोन के ऊपर मत ले जाया करो, आप अपने माइक को लैपटॉप के ऊपर मत ले जाए करो हाथ को, क्योंकि हाथ कई बार टच होता है तो वो माइक ऑन हो जाता है। अपने हाथों को माइक अपने लैपटॉप से, मोबाइल से दूर रखेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। गंध अभाव लिंगम, वस्त्रे गंध अभावस्य लिंगम लक्षणमस्ति। वस्त्र में गंध का अभाव ही लिंग है, अभाव ही लिंग है, लक्षण है। वस्त्र में गंध नहीं है, ये लिंग बन रहा है। क्यों नहीं है वस्त्र में गंध? क्योंकि किसी गंध वाली वस्तु का इस वस्त्र के साथ संपर्क नहीं हुआ, संयोग नहीं हुआ, इसलिए नहीं है। यथा ही वस्त्रे स्वाभाविको गंधो नास्ति, वस्त्र में स्वाभाविक कोई गंध नहीं होता है। यथा ही वस्त्रे स्वाभाविको गंधो नास्ति, पुष्प संसर्गाद भवति खलु औपाधिकाः संसर्गजः।
लेकिन किसी फूल का संपर्क वस्त्र के साथ आप करोगे तो उस पुष्प के, उस फूल के संसर्ग से उस वस्त्र में गंध आ जाती है और उस गंध को औपाधिक गंध कहते हैं, अथवा संसर्गज, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला, संयोग से उत्पन्न होने वाली गंध को संसर्गज गंध कहते हैं या औपाधिक गंध कहते हैं। एवं एव, ठीक इसी प्रकार से पृथिव्यादिषु द्रव्येषु अपि, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये जो पृथ्वी आदि द्रव्य है, इन द्रव्यों में भी केचन गुणा संसर्गाद औपाधिका, कुछ ऐसे गुण हैं पृथ्वी आदि द्रव्यों में संसर्गात, अन्य द्रव्यों के संयोग से, संसर्ग से, औपाधिका, उपाधि से, किसी निमित्त से, रूपादया उक्त पूर्वा, उसमें रूप आदि गुण आते हैं, ऐसे हमने पहले प्रथम आन्निक में कह दिया है। कहाँ? रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, इस तरह के सूत्रों में कहा है। इति एवं आदि स्थलेषु, इत्यादि सूत्रों में हमने संसर्ग से, अन्य द्रव्यों के संयोग से आने वाले गुणों की चर्चा की है। ये सूत्र का अभिप्राय को पूरा कर दिया उन्होंने। शंकर मिश्रादि भी सूत्रमिदम न सम्यक व्याख्यातम, शंकर मिश्रादि जो भाष्यकार हैं वैशेषिक के, उन्होंने इस सूत्र की व्याख्या ठीक से नहीं की। सूत्र शैल्या तो अनुलोम्येन सूत्रम व्याख्यातव्यम आसीत्, सूत्र की शैली को देखते हुए सूत्र के अनुकूल व्याख्या उनको करना चाहिए था, परंतु तई न तथा व्याख्यातम, परंतु तई उन्होंने ऐसी व्याख्या नहीं की है, बल्कि क्या ऐसी व्याख्या किया है, किंतु प्रातिलोम्येन व्याख्यातम, विरुद्ध रूप में गलत ढंग से उन्होंने व्याख्या की, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते। हाँ जी, सूत्र का अभिप्राय समझ में आ गया जी। ये सब भूमिका बताइए। अब आगे के सूत्रों में स्वाभाविक गुणों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि अगर कोई गुण किसी द्रव्य में आता है, वो किसी न किसी अन्य द्रव्य के संयोग से, संसर्ग से आता है। तो किसी द्रव्य अन्य द्रव्य के संयोग से, संसर्ग से जो गुण आता है उसको औपाधिक गुण कहते हैं, या संसर्ग से, संयोग से आने वाले गुण को संसर्गज गुण कहते हैं। उसी को आप लोग सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में नैमित्तिक गुण के रूप में पढ़ा है। आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। तत्र खलु, ये जो पृथ्वी आदि द्रव्यों में जो स्वाभाविक गुणों के बारे में जो बोला जाता है, जैसे कि व्यवस्थितः पृथिव्याम गंध, पृथिव्याम गंध, पृथ्वी में जो गंध है वो व्यवस्थित है, अर्थात स्वाभाविक है। व्यवस्थिता का अर्थ है स्वाभाविका, स्वाभाविकः पृथिव्याम गंध, पृथ्वी में गंध गुण स्वाभाविक है, इसका ये तात्पर्य होता है। पृथिव्याम गंध व्यवस्थिता, पृथ्वीम अभिलक्ष्य रूप रस गंध स्पर्शा गुणा प्रदर्शिता, पृथ्वीम अभिलक्ष्य, पृथ्वी को सम्मुख रख करके, अभिलक्ष्य का मतलब है पृथ्वी को सामने रख करके, रूप रस गंध स्पर्श ये गुण प्रदर्शिता दिखाए गए हैं पीछे। तेषाम गंधो गुणः पृथिव्याम स्वाभाविकः नैजो अस्ति, पर ये जो पृथ्वी के अंदर जो पहले रूप रस गंध स्पर्श गुण दिखाए गए हैं, उन गुणों में, तेषाम उन गुणों में, गंधो गुणः ये जो गंध गुण हैं, ये गंध गुण पृथिव्याम स्वाभाविका, पृथ्वी के अंदर ये स्वाभाविक गुण है, या नैजो अस्ति उसका निज गुण है। शेषा जो बाकी गुण हैं, रूप रस स्पर्शा औपाधिका, रूप रस स्पर्श जो है वो औपाधिक है, किसी निमित्त से आए हैं। किसके हैं? अप तेजो वायु नाम संसर्गादिति, जल अग्नि और वायु के संयोग से, संसर्ग से आने वाले गुण हैं। यही बात कहना सूत्र लक्ष्यम अस्ति, इस दूसरे सूत्र का लक्ष्य है। ये बताना ही इस सूत्र का उद्देश्य है कि पृथ्वी में गंध गुण स्वाभाविक है, बाकी गुण औपाधिक है, दूसरे द्रव्यों के संसर्ग से आए हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। ठीक हो गया जी? स्पष्ट हो गया आप सबको? आगे बढ़ रहा हूं मैं। राजगोपाल जी,
नमस्ते। यहाँ पर थोड़ा मैं नहीं पकड़ पाया। द्वितीय पंक्ति में स्वाभाविको नैजो अस्ति लिखी गई है। हाँ जी, स्वाभाविक को खोला है नैजः। नैजः मतलब निज गुण है, उसका निज गुण को ही स्वाभाविक। जी, तीसरा सूत्र है एतेन उष्णता व्याख्याता। एतेन उष्णता व्याख्याता अनेन लक्षण प्रकारेण गंधम व्यतिरिच्य पृथिव्याम उष्णता खलु औपाधिकी व्याख्याता विज्ञेया। अनेन लक्षण प्रकारेण, जिस प्रकार का लक्षण यहाँ पर किया है, पृथिव्याम व्यवस्थिता पृथिव्याम गंधा, जिस प्रकार का लक्षण किया है, तो अनेन लक्षणेन या अनेन लक्षण प्रकारेण, इस लक्षण की प्रक्रिया से गंधम व्यतिरिच्य, गंधगुण को छोड़ करके, पृथिव्याम, पृथ्वी में गंधगुण को छोड़ करके, जैसे पृथ्वी में उष्णता गुण भी दिखाई देती है कई बार, तो उष्णता खलु औपाधिकी व्याख्याता, पृथ्वी में अगर उष्ण गुण दिखाई देता है तो उसको औपाधिकी, उपाधि से आने वाली या उपाधि से आने वाली उष्णता है, ऐसा व्याख्याता व्याख्या की गई है। इस रूप में विज्ञेया जान लेना चाहिए। तथैव, उसी प्रकार से अप्सु अपि औपाधिकी विज्ञेया उष्णता, जल में भी जो उष्णता गुण दिखाई देता है तो वो उष्णता भी जल के अंदर उपाधि से, अग्नि के संयोग से, अग्नि के संपर्क से ही आया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। हाँ जी, पुष्पलता जी। नमस्ते स्वामी जी। ये जो दूसरा वाला सूत्र था जी, उसमें मेरे को ये 3 लाइनों में आपने कराया सूत्रम लक्षणवान अस्ति यहाँ पे। इसके बाद मेरे और भाष्य दे रखा है एक लक्षण साधनाय पुष्प संसर्गात् वस्त्रे गंध उपाधि को यथा तथैव पृथ्व्याम बस। अच्छा, ये मैंने छोड़ दिया था क्या? ठीक है, ठीक है। तो अल्पना जी भी यही कहना चाह रही हैं? अच्छा, ये छोड़ दिया ना मैंने, तो ठीक है, दोबारा करते हैं जी। व्यवस्थिता पृथिव्याम गंधा में मैंने वो प्रवाह से छोड़ दिया लगता है। जी जी जी, दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं दूसरे सूत्र को। पृथिवीम अभिलक्ष्य रूप रस गंध स्पर्शा गुणा प्रदर्शिता। पृथ्वी द्रव्य को सामने रख करके रूप रस गंध स्पर्श गुण जो है पीछे इस पृथ्वी के लक्षण में दिखाया गया है। तेषाम, उन सभी गुणों में गंधो गुना पृथिव्याम स्वाभाविका नैजो अस्ति, पर इन सभी चारों में से गंध गुण केवल पृथ्वी का स्वाभाविक गुण है, उसका निज गुण है। शेषा, बाकी जो गुण हैं, रस रूप स्पर्शा, रस रूप स्पर्श गुण जो है ये औपाधिक हैं, उपाधि से आने वाले हैं। अर्थात अप तेजो वायुनाम संसर्गाद इति, जल अग्नि और वायु के संसर्ग से, संयोग से ये गुण आते हैं, ऐसा इस सूत्र का लक्ष्य है, उद्देश्य है। इसके आगे एतद लक्षण साधनाय पुष्प संसर्गाद वस्त्रे गंध औपाधिको यथा तथैव पृथिव्याम रस रूप स्पर्शा औपाधिका अबादीनां संसर्गात इति दृष्टांत प्रयोजनम। एतद लक्ष्य साधनाय, इसी बात को सिद्ध करने के लिए, एतद लक्षण साधनाय, इस पृथ्वी का जो मुख्य लक्षण को सिद्ध करने के लिए, पुष्प संसर्गाद वस्त्रे गंधा, फूल के संयोग से वस्त्र में जो गंध आता है वो गंध औपाधिका, वो उपाधि से, किसी निमित्त से आता है। जैसे वस्त्र में गंधगुण किसी उपाधि से, किसी निमित्त से आता है, तथैव, ठीक उसी प्रकार से पृथिव्याम, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी द्रव्य के अंदर भी जो रस आता है, रूप आता है, स्पर्श आता है, ये भी गुण औपाधिका, ये भी किसी निमित्त से, उपाधि से आते हैं। किन से आते हैं? अबादी नाम, जल के संसर्ग से, अग्नि के संसर्ग से, वायु के संसर्ग से ये गुण आते हैं। इस बात को समझाने के लिए
पहले सूत्र में दृष्टांत प्रयोजनम, दृष्टांत को ग्रहण करने का मुख्य प्रयोजन था। अर्थात इस दूसरे सूत्र को समझाने के लिए पहला सूत्र दृष्टांत के रूप में ग्रहण किया है। व्यवस्थिता पृथिव्याम गंधा इति कथनम उपलक्षणार्थम। व्यवस्थिता पृथिव्याम गंधा, ये तो केवल एक उपलक्षण है। उपलक्षण कहते उदाहरण, ये तो केवल उदाहरण मात्र है, केवल पृथ्वी के संदर्भ में ही नहीं है। फिर तेना, इस व्यवस्थिता पृथिव्याम गंधा, इस सूत्र के आधार पर आप ऐसा भी बोल सकते हो, रूप स्पर्शवत्य आपह, जो जल के लिए लक्षण किया था पहले, रूप रस स्पर्शवत्य आपा, इसके संदर्भ में भी आप समझ सकते हैं अत्र अप्सु रसो व्यवस्थिता। जैसे पीछे पृथ्वी का सामान्य लक्षण करके या विशेष लक्षण किया है व्यवस्थिता पृथिव्याम गंधा, क्योंकि पीछे जो है रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, ये सामान्य लक्षण किया था, और यहाँ व्यवस्थिता पृथिव्याम गंधा ये विशेष लक्षण किया है। तो ऐसे ही पीछे रूप रस स्पर्शवत्य आपा ऐसा सामान्य लक्षण किया था, तो उसके आधार पर यहाँ पर जल के बारे में अपने आप समझ लेना, उसके लिए अलग सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या सूत्र बना लेना अपने आप को? अप्सु रसो व्यवस्थिता, जल में रस गुण स्वाभाविक है, ऐसा आपको अपने आप समझ लेना चाहिए। और इस जल में रूप स्पर्शो तो खलु औपाधिको, जल के अंदर रूप और स्पर्श जो है ये उपाधि से प्राप्त होने वाले हैं। एवं ठीक इसी प्रकार से तेजो रूप स्पर्शवत, अग्नि में रूप स्पर्श को सामान्य रूप से मानना है, और तेजसी रूपम व्यवस्थितम, और तेज में अग्नि में रूप गुण स्वाभाविक है और अग्नि में स्पर्श गुण औपाधिक है। इस तरह आप सभी में समझ सकते हैं। जैसे पृथ्वी में गंध को स्वाभाविक बताया, ऐसे जल में रस को स्वाभाविक समझ लेना है अपने आप, और अग्नि में रूप स्वाभाविक समझ लेना है अपने आप। ये इसका तात्पर्य है। अभी क्लियर हो गया जी? सब कुछ स्पष्ट हो गया? तो तीसरा सूत्र में बोला है, जैसे दूसरे सूत्र में गंध को स्वाभाविक माना, बाकी गुणों को औपाधिक माना है, ऐसे ही एतेना, उसी प्रक्रिया से यदि पृथ्वी में उष्णता दिखाई दे रही है, उस उष्णता को भी औपाधिक मान लेना चाहिए, ऐसी व्याख्या अपने आप कर लेनी चाहिए। ऐसा ये तीसरे सूत्र में स्पष्ट किया है। हाँ जी, शांति जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी बहुत स्पीड से पढ़ाते हो आप। अच्छा, बहुत ज्यादा स्पीड से। चलिए, तो आप बता रहे हैं तो फिर और स्पीड को कम कर। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, अभी जितना पढ़ा है ये सबको समझ में आ गया जी? अब आते हैं जी चौथा सूत्र। ये जो तीसरे सूत्र में जो बोला है कि एतेन उष्णता व्याख्याता, एतेन का मतलब है पहले जैसे दूसरे सूत्र में पृथ्वी में गंध स्वाभाविक है, बाकी गुण उपाधि से हैं, ये बोला था। और उस पृथ्वी में अगर आपको उष्णता गुण दिखाई दे, वो भी औपाधिक मान लेना चाहिए। जैसे दूसरे सूत्र में पृथ्वी में रूप रस स्पर्श को औपाधिक माना था, वैसे ही पृथ्वी में अगर उष्णता आपको दिखाई दे रही है, वो भी औपाधिक उपाधि से आने वाला मान लेना चाहिए। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, तर्हि कस्य उष्णता, जो पृथ्वी के अंदर जो उष्णता गुण आ रहा है वो किसका है वो गुण? इति आकांक्षायाम उच्यते। इस आकांक्षा में, इस प्रश्न के उत्तर में अगला सूत्र बताया जा रहा है।
तेजसः उष्णता, ये तो जग जाहिर है कि ये जो उष्णता है ये अग्नि की उष्णता है, तेजस की उष्णता है, तेज की उष्णता है। तेजसा उष्णता अग्ने खलु उष्णता व्यवस्थिता स्वाभाविकी न अन्यस्य। अग्नि में ही उष्णता जो है वो व्यवस्थित है अर्थात स्वाभाविक है, और किसी की उष्णता नहीं है वो। अगर धरती में उष्णता आपको दिखाई दे रही है, समझ लेना वो धरती की उष्णता धरती की अपनी नहीं है, वो औपाधिक है, किसी और से और वस्तु के संसर्ग से संयोग से वो उष्णता आई है। तो यहाँ पर चौथे सूत्र में क्या कहा, वो उष्णता किससे आई है, तो उसका उत्तर दिया है वो अग्नि से आई है, तेज से आई है, ये यहाँ पर बताया गया है। जब कोई सरल होता है ना, उसको थोड़ा सा मैं तेज कर देता हूँ, बस इतनी सी बात है। और जब वो थोड़ा कठिन आपको लगे जहाँ पर, फिर मैं आराम से बता देता हूँ। थोड़ा सा मेरे को झुकना चाहिए और थोड़ा सा आपको भी उभरना चाहिए। मैं ही झुकता जाऊँ, आप उभरे नहीं, आप भी अपने दायरे से थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ, मैं अपने दायरे से थोड़ा सा नीचे झुक जाऊंगा, तब तो कॉम्बिनेशन बनेगा। मैं ही मेरे को झुकाते जाओ और आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा अग्रेसिव न बनाओ तो मुश्किल हो जाएगा ना जी। आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। पांचवा सूत्र है जी, पुनश्च, और एक बात है, अप्सु शीतता व्यवस्थिता। जल में जो शीतता है वो व्यवस्थित है, क्योंकि शीतता, शीत, ठंडापन, ये जल का ही है, उसी का गुण है। अप्सु शीतता कहते हैं, अप्सु शीतता, अप्सु खलु शीतता व्यवस्थिता स्वाभाविकी। जल में जो शीतलता है वो व्यवस्थित है अर्थात स्वाभाविक है। इस व्यवस्थिता का अर्थ स्वाभाविक अर्थ ले लीजिएगा सब जगह। एतेन पृथिव्याम पार्थिवे शीलाखंडादो शीतता तु औपाधिकी व्याख्याता विज्ञेया। एतेन, इस सूत्र की भाष्य के अनुसार, एतेन का मतलब है इस सूत्र में जो भाष्य किया है या इस सूत्र में जो प्रस्तुत किया है कि जल में शीतता है, जल में शीतलता है, तो एतेन जल की शीतलता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जल में ही शीतलता स्वाभाविक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए पृथिव्याम पार्थिवे, पृथ्वी के अंदर अथवा पृथ्वी से बने हुए पदार्थों में, जो पृथ्वी से बने हुए पदार्थ क्या हो सकते हैं, एक उदाहरण दिया शिलाखंडादो, पत्थर का यानी पर्वत का जो पत्थर है उसके अंदर, अथवा किसी और भी वस्तु में यदि शीतलता आपको दिखाई देती है, तो उन सब में जो शीतलता दिखाई देती है जल को छोड़ करके, वो तो औपाधिकी, वो किसी निमित्त से उसके अंदर शीतलता आई है, ऐसे व्याख्या की गई है, विज्ञेया समझ लेना चाहिए। तथा, और एक बात, तेजसी उष्णतायाः स्वाभाविकत्वेन, तेजसी उष्णताया स्वाभाविकत्वेन अथ अप्सु शीततायाः स्वाभाविकत्वेन सिद्धम। तथा, जैसे जल में शीतलता स्वाभाविक है, तथा वैसे ही तेजसी उष्णतया स्वाभाविकत्वेन, और अग्नि के अंदर भी जो उष्णता है वो अग्नि की स्वाभाविकत्व है उसका। अथ अप्सु शीतताया स्वाभाविकत्वेन, और जल में जो शीतलता है वो भी उसके स्वाभाविक के कारण से है। सिद्धम, ये सिद्ध है। तो सिद्धम इदम यद वायोस्पर्शे कदाचित उष्णता तेज संसर्गात कदाचित शीतता अपसंसर्गात भवति, तथा कृत्वा ही क्रम वैलक्षण्यम। कहते हैं यद वायोस्पर्शे, वायु का जब स्पर्श आपको होता है, जब कभी वायु में स्पर्श होता है, तब कदाचित वायु के स्पर्श में उष्णता
गर्म स्पर्श होता है वायु की, जैसे अभी गर्मियों में होगा। अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई आ जाए, जून आ जाए, तो मई जून में जो वायु का स्पर्श हमको होता है वो उष्ण स्पर्श होता है। तो वायु में जो स्पर्श हो रहा है उष्ण स्पर्श, वो तेजा संसर्गात, अग्नि के संसर्ग से, मतलब सूर्य की जो गर्मी है उस गर्मी का संसर्ग संयोग वायु में होता है, इसलिए वायु का स्पर्श गर्म आता है हमको। और कदाचित और कभी कभी, अर्थात जब शीत ऋतु आता है, हेमंत शिशिर ऋतु जब आता है, तब वायु का जब स्पर्श होता है तो शीतता, उसमें शीतलता का स्पर्श होता है, और वो अपसंसर्गात भवति, वो जल के संयोग से होता है। तथा कृत्वा ही क्रमवैलक्षण्यम, इस बात को, तथा कृत्वा का मतलब है जिस तरह हमने बताया, पहले अपसु शीतता, पहले जो है तेजसा उष्णता बोला है, उसके बाद अपसु शीतता बोला है। क्रम से तो अपसु शीतता पहले होना चाहिए और उसके बाद में तेजसा उष्णता होना चाहिए, क्रम तो ये है। लेकिन क्रम को हमने बदला, इसलिए बदला है कि यहाँ हमको ये बताना था कि वायु में कभी उष्णता आती है और कभी शीतलता आती है। तो इस बात को ध्यान में रख कर के हमने सूत्रों के क्रम में विपरीत कर दिया है। क्रम प्राप्त तो पृथ्वी के बाद जल आता है, जल के बाद तेज आता है, लेकिन हमने तेज को पहले रखा और शीतता को बाद में रखा, ये बताने के लिए। यानी पृथ्वी के अंदर कभी उष्णता दिखाई देती है, वो तेज की है, पृथ्वी के अंदर कभी शीतता दिखाई देती है, वो जल की है। तो ये जो क्रम में भेद किया है, वो इसलिए भेद किया है ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। हाँ, अरुण जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, ये जो अभी बताया कि जल में जो है शीतलता स्वाभाविक गुण है जी, अभी तक तो हमें समझे थे कि जल का जो स्वाभाविक गुण है वो रस है। नहीं, जल के अंदर रस भी है, जल के अंदर कई गुण हैं, रस भी है और रूप भी है, स्पर्श भी है, ये सब है। तो जो स्वाभाविक गुण समझे थे वो अभी तक रस समझे थे, अब यहाँ शीतलता आ रहा है, तो वो किस तरह से उसको समझे? हाँ, नहीं, वास्तव में शीतलता ही जल का स्वाभाविक है जी। नहीं, मतलब यूँ तो स्वाभाविक, मतलब मुख्य रूप से शीतलता को यहाँ उभारा है उन्होंने। रस भी उसका गुण है, जल का ही गुण है, लेकिन यहाँ शीतलता को स्पष्ट किया। अपसु शीतता जो बोला है वो उसके लिए शीतलता को उभारा है ज़्यादा। तो शीतलता को ही रस समझे, मतलब नहीं, शीतलता को रस नहीं समझ। शीतलत्व अलग है, रसत्व अलग। रस तो अनेक रस है ना, मतलब आप देखेंगे जैसे पृथ्वी के अंदर 6 रस हैं, पृथ्वी के अंदर ही दिखेंगे आप वो 6 रस। जल में तो एक सामान्य रस होता है, जल का जो रस होता है न मधुर होता है, न कटु होता है, न तिक्त होता है, न कषाय होता है, एक सामान्य रस है, जल का सामान्य रस है, इसलिए रस को उभारा नहीं है। शीतलता उसका अपना खुद है, शीतलता और किसी में नहीं मिलेगा, वो जल के अंदर ही उसका स्वाभाविक गुण है, इसलिए यहाँ शीतलता को अधिक उभारा है। जैसे रस है, जल में भी अगर आपको अलग अलग रस आपको अनुभव, कोई मीठा पानी दिख रहा है, कहीं कड़वा पानी दिख रहा है, कहीं कशीला पानी दिख रहा है, कहीं नमकीन पानी दिख रहा है, तो वो पृथ्वी के संयोग से है वहाँ पर। जी, हाँ जी, सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते। ये पृथ्वी से बना हुआ जो पदार्थ है, कोई शिला पत्थर में अगर कुछ शीतलता अनुभव होता है, ये औपाधिक है, नैमित्तिक है? हाँ जी। तो
जब वायु में, जब गर्मी में ठंड में जैसा स्पर्श अनुभव होता है, ठंड और अग्नि का, ये गर्मी का, ये जल का, शीतल का जो अनुभव होता है, ये नैमित्तिक उपाधिक है ना क्या? वायु में जब ठंडी हवा लग रही है तो वो ठंडी जो मतलब शीतलता वायु के अंदर आपको शीतल स्पर्श हो रहा है, वो जल के कारण से हो रहा है, क्योंकि वायु में जल आ जाता है, फैल जाता है, तब आपको ठंडी लगती है। और गर्मी में गर्मी वायु में फैल जाती है, इसलिए आपको गर्म हवा लगती है। ठीक इसी प्रकार से आप मान लीजिएगा कोई धरती के मतलब आप यूँ पृथ्वी का जैसे पत्थर भी पृथ्वी का ही कार्य है ना, तो कोई पत्थर आपको बहुत ठंडा लग रहा है तो वो शीतलता के कारण से, यानी जल के कारण से। अगर वही पत्थर आपको गर्म अनुभव हो रहा है तो वो अग्नि के कारण से। ये सब औपाधिक है। जल अग्नि ये कारण होता है, गर्मी और ठंड। हाँ जी, मतलब जहाँ भी आपको गर्मी महसूस हो रहा है वो अग्नि के कारण से, जहाँ भी आपको शीतलता महसूस हो रही है तो वो जल के कारण से, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, महादेव जी। हाँ जी, नमस्ते जी जी। तो मैंने 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि वो जून मास और वो दिसंबर मास जी। उस समय दिसंबर मास में वायु में जल का प्रधानता नहीं होता है, कम होता है थोड़ा, और जुलाई मास में जल का प्रधानता बेसी होता है जी। लेकिन जुलाई में अग्नि का प्रधानता बेसी होता है और दिसंबर में कम होता है। तो इसलिए जो ये परिभाषा ये दे रहा है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अग्नि का प्रभाव से जल का जो प्रभाव ज़्यादा है जुलाई मास में, तब भी शीतलता नहीं अनुभव होता है, लेकिन दिसंबर मास में अग्नि का अभाव से जल का न्यूनतम होने में से उसको शीतलता अनुभव होता है। ये ऐसा तरीके से समझना तो और ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं, ऐसा है कि वो आप जो बोल रहे हो ना, वो आधुनिक मतलब मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं ना, वो उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं। वो उतना डीप में जाकर के ये नहीं बता रहे, स्थूल रूप से बता रहे। क्योंकि समय समय मुझे ये भाव आ जाता है कि जो दर्शन है वो दर्शन तो युगों में, कालों में इंडिपेंडेंट है, निर्भरशील नहीं होता है। वहाँ पे जो होता है वो दर्शन साइंस भूल कर सकता है, त्रुटि कर सकता है, कोई समय वो भूल तथ्य देता है, लेकिन दर्शन तो चिरंतन है, नहीं सदा सत्य है। ये कोई भूल नहीं है, ये यथार्थ है। आप मात्रा कम ज़्यादा बोल रहे हो ना, वो कम ज़्यादा की बात नहीं चल रही है। वो कम ज़्यादा जो आप बोल रहे हो उसमें मेरे को आपत्ति नहीं है कि जब मात्रा कम होता है तो आपको गर्म दिखता है। जल की मात्रा जब कम होता है वो आपको गर्म दिख रहा है, क्योंकि अभी जैसे गर्मी में सूर्य का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। गर्मी के अंदर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो जल की मात्रा जो फैला हुआ है वो कम हो जाता है और अग्नि की मात्रा ज़्यादा हो रहा होता है, इसलिए हमको गर्म हवा दिखती है। ये एक तर्क है। जब जल का जब मात्रा देखता है तो वो तो उपाधिक है, क्योंकि अग्नि के संस्पर्श में जी। तो जैसे वायु में जब जल होता है और अग्नि का प्रभाव होता है, तब तो वो दोनों मिक्स हो करके तो उष्णता ज़्यादा ही दिखाते हैं। जल भी वो आप जो ले लेता है और वायु ही ले लेता है। नहीं, ले लेता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें मात्रा की आपत्ति है। मात्रा जब ज़्यादा गर्मी की मात्रा जब ज़्यादा होती है तब हमको वायु गर्म दिख रहा है, उसमें जल नहीं होता है। मेरा ये अभिप्राय नहीं, जल तो सब जगह सूक्ष्म रूप से सब जगह व्याप्त है, लेकिन उस जल के प्रभाव को दबा करके गर्मी का प्रभाव अपना देता है। हाँ। और सर्दी में जो है गर्मी के प्रभाव को दबाता है, शीतलता
जो है पानी का प्रभाव अधिक रहता है वहाँ पर, इसलिए हमको ठंडा लगता है। पहला वाला एक्सप्लेनेशन ठीक है, दूसरा वाला वो जो शीत में है, शीत ऋतु में, हाँ जी, वही पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वही पे तो रियली वहाँ पे तो जल का मात्रा कम होता है, लेकिन अग्नि का मात्रा कम होने से उसको शीत अनुभव होता है, ऐसा ही तो ना। हाँ तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, आप आधा गिलास भरो बोलो, आधा गिलास खाली बोलो, कोई अंतर नहीं आता है। मैंने वो सोच रहा हूँ कि वो जो जल का जो गुण है स्वाभाविक जो है जी, तो वो शीतल होता है, तो शीत में और ग्रीष्म में वहाँ पे जल का जो प्रभाव है वायु के अंदर, वहाँ पे तो वो केवल जल ले लेता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, दूसरा का प्रभाव उसको विचार के लिए आना वो चाहिए। आप विचार नहीं, विचार लो में कोई बात नहीं है। जैसे बर्फ़ बनता है ना, बर्फ़ जो बनता है उसमें अग्नि की मात्रा को कम कर देते हैं ना, तो जब अग्नि की मात्रा, उष्णता की मात्रा कम कर देते तो बर्फ़ बन जाता है, और जब अग्नि की मात्रा उसमें बढ़ा देते हैं तो फिर वो पानी की तरह रहता है। जी समझिए। और एक मेरा मन में वो आ रहा है, जैसे पुष्पों का जो वर्ण है वो उनका स्वाभाविक है, जैसे जल का शीतलता, अग्नि का उष्णता, पुष्पों का जो रूप है वो कि उनका स्वाभाविक गुण है। नहीं, ये स्वाभाविक बताना उद्देश्य नहीं, उदाहरण दे रहे। उदाहरण में हम केवल ये देखना कि दो चीज़ों का संयोग होता है, संसर्ग होता है, तब उस चीज़ की गंध इसमें आ रही, बस केवल उदाहरण देना है। उसका स्वाभाविक है, उसका नैमित्तिक है, ये बताना उदाहरण में नहीं होता है। उदाहरण केवल इतना, देखिए पहले उदाहरण को समझ लीजिएगा। उदाहरण जो होता है वो एक संदर्भ को दिखाना होता है। उदाहरण में बहुत सारे विषय होते हैं, उन सारे विषयों को उदाहरण में नहीं दिखाया जाता है, एक दिखाया जाता है। क्या दिखाया जा रहा है कि फूल का संयोग जब वस्त्र के साथ होता है तो फूल की गंध उसमें होती है, और जिस फूल का संयोग हो रहा है उसी की गंध होती है, दूसरे फूल की गंध नहीं होती है। बस इतना दिखाना है वहाँ पर। एक्चुअली अब यहाँ पे जो सूत्र 3 है 4 है, वहाँ पे जो दिखता है वहाँ पे तेजस का स्वाभाविक उष्णता, जल का स्वाभाविक शीतलता, पृथ्वी का तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, समझा। इसलिए मैं वो मन में वो आ रहा है, जो जिसका नाम से उसको उनका जो परिचय है वही की उनका स्वाभाविकता, ऐसा ही जैसे जल का स्वाभाविक जो गुण है शीतलता, ऐसा ही और पुष्पों का ऐसा ही कोई स्वाभाविक गुण होता है क्या? देखिए पुष्प तो एक पार्थिव तत्व है ना, पुष्प तो पार्थिव तत्व है, उसमें उसमें तो पार्थिव तत्व है तो उसका स्वाभाविक गंध गुण रहेगा, क्योंकि पृथ्वी में गंध है तो पृथ्वी का जो भी कार्य है उसमें भी गंध गुण उसका स्वाभाविक रहेगा। जैसे जल का जो सामान्यकरण जो गुण है, जो कॉमन है जी, उसको तो डिफरेंट पुष्पों में डिफरेंट रूप होता है, इसलिए उसको स्वाभाविक नहीं बोला जाता, ऐसा ही नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे को स्पष्ट नहीं हो रहा है। जो जल है, जल को जो स्वाभाविक गुण है शीतलता, जहाँ पे जल ले लो यहाँ पे तो ऐसा ही उनको सामान्यकरण जो गुण है, जनरलाइज जो उनका जो प्रॉपर्टीज है, लेकिन जब पुष्पों में आ जाता है, मैंने तो तर्क दिया कि वर्ण, पुष्पों में तो हर एक पुष्पों में हर एक रकम वर्ण होता है, इसलिए कि उसको मैं वो स्वाभाविक नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकते उसको, मतलब क्योंकि पुष्प जो है पृथ्वी का विकार है, उसका कार्य है, वो पार्थिव कहलाता है, तो उसका उस पुष्प का मुख्य गुण जो है वो गंध रहेगा, बाकी जो गुण है वो नैमित्तिक औपौधिक माना जाए। स्वामी जी, यहाँ पे जो गंध है, गंध तो डिफरेंट टाइप होता है, तो गंध के जो सामान्यकरण रूप से बोला जाए, ऐसा ही जैसे शीतलता तो सामान्यकरण, सामान्य मीन्स जनरलाइज्ड। देखिए यहाँ जो समझाया जा रहा है, आपको ये पकड़ना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु इनको समझाया जा रहा है,
और पृथ्वी के जो पार्थिव तत्व है, चाहे वो पुष्प है या जो भी है, उसको लेकर के डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर डीप में जाना चाहते हैं तो वो पार्थिव होने के कारण से पुष्प का स्वाभाविक गुण गंध रहेगा, बाकी गुण उसके औपाधिक माना जाएगा। बस इतना ही समझना है हम। जी नमस्ते सर। हाँ जी, शेखर जी को क्या कहना था? जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी, जैसा आप कह रहे थे अभी, जल में अग्नि की मात्रा को बढ़ा देंगे तो वो गर्म हो जाएगा या उसके वेपर्स वाष्पीकरण हो जाएगा, और जल में अग्नि की मात्रा को घटाते रहेंगे तो वो बर्फ बन जाएगी। जी। शीतलता तो जो जैसा मैं देखता हूँ, शीतलता गुण जल के अंदर अग्नि की मात्रा की कमी होती रहेगी तो उसमें शीतलता आ जाएगी। अगर हम ये अग्नि की मात्रा किसी मेटल में भी करते हैं, किसी दूसरे में भी करते हैं, उसकी मात्रा को घटाने से शीतलता आ जाएगी। स्वामी जी, आप यहाँ पे ऐसा है, शीतलता गुण जल का है, रस तो हम मानते हैं स्वाभाविक गुण है, लेकिन तो शीतलता हमें नहीं पता चल रहा है कैसे। हाँ, कह रहा है कि ऐसा है, जो आप जो कहना चाह रहे हैं उसमें से अग्नि की मात्रा कम कर दें तो शीतलता आ जाती है, ऐसा जो बोल रहे हैं वो आ जाती, ऐसा ना बोल के आपको इस रूप में बोलना है, शीतलता की अनुभूति तब होती है जब उसके अंदर अग्नि की मात्रा कम कर दें तो। और जब अग्नि की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो वो शीतल तो है, लेकिन उसकी अनुभूति हमको नहीं हो पाती है। हमारा सेंस जो है उसको इतना डीप में पकड़ता नहीं है। मतलब उसमें जैसे पानी जो है, उस पानी के अंदर जो अग्नि तत्व को हम कम करते जाएंगे तो जब बर्फ नुमा बन जाता है तब उसकी शीतलता हमको महसूस होती है। प्रतीति एक अलग चीज़ है और स्वभाव एक अलग चीज़ है। तो आप जो कहना चाह रहे हैं उसको इस रूप में कह सकते हैं कि अग्नि की मात्रा जल में से कम कर दिया जाए तो जल की जो एक्चुअल स्वाभाविक शीतलता है वो हमारे को अनुभव में आता है, ये एक अलग बात है। लेकिन वो शीतलता जो अनुभव में आ रहा है वो जल का अपना स्वाभाविक गुण है, ये कहना चाह रहे हैं। जी स्वामी जी, हमने तो आज तक सभी दर्शनों में और सभी जगह यही पढ़ा था कि जल का एक स्वाभाविक गुण रस होता है, और ये शीतलता तो हमने पहली बार सुना है, और जो कि अभी भी मतलब हमें तो अग्नि का अभाव मात्रा को ज़्यादा बढ़ाना या कम करना ही शीतलता या उष्णता मतलब वो हमें प्रतीति होती है। देखिए, जो प्रतीति शीतलता की हो रही है वो शीतलता किसका धर्म है? ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात को कि अग्नि की मात्रा कम कर दे तो शीतलता की अनुभूति होती है, तो जो शीतलता की अनुभूति हो रही है वो शीतलता किसका धर्म है, किसका गुण है? तो स्वामी जी, शीतलता ये आज तक किसी दूसरे दर्शन शास्त्र में भी आया है कि जल का ये स्वाभाविक गुण है। मतलब रस तो सभी जगह सुनते हैं, पृथ्वी गंध है, अग्नि में तेज है, ये सब सुनते हैं आप। नहीं, वो जल रस भी जल का ही अपना ही स्वाभाविक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो मानते हैं स्वामी जी। लेकिन ये जो शीतलता आपने जो बोला है कि शीतलता जो हमको अनुभूति हो रही है शीतलता की, जब अग्नि की मात्रा कम करने पर अनुभूति होती है, तो जो अनुभूति होने वाली जो शीतलता है वो किसका धर्म है, किसका गुण है? जी मैं समझ गया स्वामी जी उस चीज को। हाँ। बट मैं उससे एक और आगे जा रहा हूँ कि हमें किसी दूसरे शास्त्र से ही पता चलता है कि जल का स्वाभाविक गुण शीतलता है, ऐसा हमने कभी सुना नहीं, आज पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, नहीं, दूसरे शास्त्रों का विषय नहीं है ना, इसलिए उन्होंने नहीं बताया है। दूसरे शास्त्रों का ये विषय नहीं है, ये वैशेषिक का विषय, इसलिए वैशेषिककार बता रहा है। मतलब रस गुण तो सभी बताते हैं। नहीं, वो तो मोटे तौर पर बता, यानी ऐसा नहीं, मोटे तौर पर बताते हैं कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, तो डिटेल में वो नहीं बताया वहाँ पर, तो इसलिए ये समस्या आ रही है। अगर डिटेल में बताएंगे तो ये अपसु शीतलता वाला सूत्र बताएगा कि ये शीतलता जल का धर्म है, गुण है, उसका स्वाभाविक गुण है। हाँ, मतलब शीतलता तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट है आचार्य। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, अग्नि वो बहुत गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट में, एक स्केल में है, और वो सिर्फ अग्नि के कारण ही है। गर्म उसको गर्म कहेंगे, ठंडा कहेंगे, अग्नि के तत्व के कारण ही उसको हम कहते हैं ये ठंडा है, ये गर्म है। हमारा अपना टेम्परेचर कितना है, मेरा 0 डिग्री है,
0 से -3 जाएगा तो मैं कहूँगा ये ठंडा है, और मैं 0 से ऊपर जाएगा 3 जाएगा तो मैं कहूँगा गर्म। किसी का दूसरे का रेफरेंस पॉइंट 20 डिग्री है तो उसके लिए 15 ठंडा है और 25 गर्म है। नहीं, वो सारा का सारा अग्नि तत्व के कारण हो रहा है, उसमें नहीं, जल का कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसा देखता हूँ। अच्छा, तो फिर ये शीतलता अग्नि का है, आप ये कहना चाहते हैं शीतलता धर्म अग्नि का धर्म है? शीतलता एक रेफरेंस पॉइंट है स्वामी जी। मेरे को 0 डिग्री से नीचे जाते ही शीतलता आनी शुरू हो जाती है। मैं समझ गया, आपके रेफरेंस पॉइंट को समझ चुका हूँ, लेकिन रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ में एक शीतलता एक धर्म है, एक गुण है, ये अभाव नहीं है। शीतलता कोई अभाव नहीं है, शीतलता एक गुण है, धर्म है, ये आपको स्पष्ट समझना है। हम उष्णता को मतलब उष्णता और शीतलता मतलब वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं हमारे लिए। मान लिया जी, जो आप जैसे उष्णता किसका धर्म है, तो आप क्या बताएंगे? ये गर्मी, ये उष्णता, ये हीट किसका धर्म है, किसका गुण है, तो क्या बताएंगे आप? हाँ, उष्णता को हमने बोल दिया ये अग्नि का धर्म। ठीक है, तो ऐसे ही जिसको हम शीतलता बोलते हैं वो भी एक गुण है, एक धर्म है। तो जब शीतलता एक गुण है, एक धर्म है, एक प्रॉपर्टी है, तो वो किसकी प्रॉपर्टी है, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। जी, ये तो शीतलता अलग से गुण है, मतलब ये स्केल नहीं है स्वामी जी। नहीं, स्केल को ही नहीं, उष्णता का अभाव नहीं, शीतलता एक स्केल नहीं है, शीतलता एक धर्म है, एक प्रॉपर्टी है। जी, तो हमको बताना पड़ेगा वो शीतलता प्रॉपर्टी किसकी है, ये तो हमको बताना ही पड़ेगा। तो इसलिए शीतलता हमारे 24 गुणों में शीतलता अलग से आता है। हाँ जी। ठीक है, मतलब वहाँ कैसे दिया है अभी तक, मतलब हम तो ये स्केल को ही देख रहे हैं। अग्नि के कारण ही शीतलता है और अग्नि के कारण ही उष्णता है, मैं तो ऐसा देख रहा हूँ। नहीं, ऐसा आप देख लीजिए, मेरे को आपत्ति नहीं, ऐसा देखने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा कि उष्णता का अभाव शीतलता नहीं है। शीतलता एक धर्म है, जैसे उष्णता एक धर्म है, एक प्रॉपर्टी है अग्नि का, ऐसे ही शीतलता कोई उष्णता का अभाव ना हो करके भावात्मक एक प्रॉपर्टी, एक धर्म है, एक गुण है। तो हमको ये बताना पड़ेगा वो किसका गुण है, तो उसी को यहाँ पर बताया, ये जल की प्रॉपर्टी है, जल का गुण है। जी स्वामी जी, देख लेते हैं इसको। जी, हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी, इसी विषय को हमारे जैसे कि हम मानते हैं, जैसे आपने बताया एक श्रृंखला में ये प्रस्तुत होकर आए हैं। पहले आकाश से वो बाहर बताया था, सांख्य दर्शन में बताया गया था जी। उसी प्रकार ये एक रूपता में आते हैं। तो हम जैसे अप का अर्थात जल का शीतलता प्रदर्शित करते हैं, वो सामान्य मानकों को ही लेकर लेते हैं, जो कि हम मानते हैं टेम्परेचर कम से कम होने पर, अर्थात अग्नि तत्व भी कम से कम होने नहीं, आप जो शेखर जी बात कह रहे हैं वही आप दोहरा रहे, तो इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आचार्य जी, हमारे जो ये वेस्ट कहता है साइंस, जब हम प्रकृति को स्थिति को कैसे मानेंगे, थर्मल टेम्परेचर को लेकर ही मानेंगे, अर्थात उसी स्थिति में जल की जो स्वरूप प्रतीत हो रहा है उसको जल का स्वाभाविक गुण हम मानते हैं। ऐसे जल की शीतलता ही स्वाभाविक गुण है, जो कि नॉर्मल है, उसमें ये प्रश्न नहीं आ सकता। ऐसे नहीं सोचता, ऐसे नहीं हो सकता। जल का स्वाभाविक गुण नॉर्मल टेम्परेचर में शीतलता है। हाँ, वो है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन समस्या है कि देखिए उस नॉर्मलता को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। जल की शीतलता का जो नॉर्मल शीतलत्व है उसको हम अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उस जल में केवल जल नहीं है, उसमें अग्नि भी है। तो उस अग्नि के कारण से हमको शीतलता अनुभव में नहीं आता। जब उस अग्नि की मात्रा को कम करेंगे तब हमको एहसास होता है शीतलत्व, वैसे अनुभव नहीं आता है। जी, हाँ जी, प्रेम कुमार जी। नमस्ते स्वामी जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो पृष्ठ संख्या 33 में गुण दिए हुए हैं उसमें शीत गुण भी है, विशेष गुण में, पहली बात। दूसरी बात, व्यवहार में
अब समुद्र के जो जल है या नदियों का जल है, हजारों किलोमीटर जल बह रहा है, वो एंड तक भी शीतल ही है, चाहे वो गर्मी के प्रदेश से जा रहा है, जैसे भी जा रहा है। कुएं का पानी वो भी शीतल ही होता है। ऐसे ही जितने भी पॉन्ड्स हैं उनका भी शीतल ही होता है। तो स्वाभाविक है, ये भी शीतलता जो है स्वाभाविक ही है। नहीं, आप जी ऐसा है, आप एक पक्ष में बोल रहे हो, ये लोग भी जानते इस बात को, लेकिन दोनों ढंग से होता है। आप कुएं का पानी जब सर्दी में लेगो तो गर्म दिखेगा आपको, और गर्मी में लोगे तो ठंडा दिखेगा, इसलिए इसको मत लगाइए सब जगह। ये बाकी लोग सब जानते हैं इन बातों को, बस आप इतना ही समझ लीजिएगा, इसको ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। शीतलत्व एक गुण है, एक धर्म है, वो पानी का धर्म है, जैसे उष्णत्व एक धर्म है और वो अग्नि का धर्म है। बस इतना ही समझना है आप लोगों को। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। महादेव जी को क्या कहना है? तो मैं यहीं पर विराम देता हूँ जी, समय हो गया है। तो आप लोग इसको और अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जो भाष्य और जो सूत्रकार क्या कहना चाहते हैं, भाष्यकार उसकी व्याख्या किस रूप में कर रहे हैं, उस अर्थ में जानेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। हमने अपसु शीतता तक 5वें सूत्र तक किया है इस दूसरे पाद का। ओम शांति शांति शांति।